हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 14। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बौद्ध शिक्षण संस्थाएँ। यहाँ पर हमें बौद्ध शिक्षण संस्थाओं के विषय में बताना। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2017-2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। बौद्ध काल में शिक्षा गुरुओं का व्यक्तिगत उद्यम न होकर संस्थागत हो गई थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बात करें वैदिक शिक्षा प्रणाली की, तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर गुरुओं का नियंत्रण था। छात्रों को गुरु के आश्रम में जाकर ही शिक्षा लेनी रहती थी। लेकिन यहाँ पर हम देखें बौद्ध काल में, तो बौद्ध काल में गुरुओं का व्यक्तिगत उद्यम ना होकर के यहाँ पर संस्थागत हो गई थी शिक्षा। वेदकालीन युग में जहाँ गुरु के व्यक्तिगत आश्रम में शिक्षा देने की प्रथा थी, बौद्ध युग में व्यक्तिगत अध्यापक तथा उनके आश्रम बृहत इकाइयों में संघबद्ध हो गए थे, जिन्हें बौद्ध संघ या बौद्ध मठ या बौद्ध विहार या बौद्ध संघाराम कहते थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत अध्यापक या उनके आश्रम बृहत इकाइयों में संघबद्ध हो गए थे, जहाँ पर आपके बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध संघाराम कहते हैं। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार के साथ ही उस समय संपूर्ण भारत में स्थान स्थान पर बौद्ध मठ स्थापित हो गए थे। दोस्तों, इन बौद्ध मठों का कार्य जो था, एक तरह से हम कहें शिक्षा देना तो था, साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार करना भी था। यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया जाता था। अन्य सब्जेक्टों की भी शिक्षा दी जाती थी। और एक चीज़ और हम कल सोच रहे थे आप लोगों को कि अगर आपको वैदिक शिक्षा या वैदिक शिक्षा प्रणाली के विषय में जानना है, तो आजकल हम देखते हैं हमारे दूरदर्शन चैनल पे आपको कृष्णा दिखाता है। उसमें कृष्ण जी अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में गए हैं और गुरु के आश्रम में रहकर वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्हें कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें अगर एक बार आप देख लीजिए तो मुझे लगता है आपको वैदिक शिक्षा के विषय में कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। आप उसको देखकर ही समझ जाएंगे कि उस तरह से जो गुरुकुल होता था, गुरुकुल में किस तरह से छात्र अपना जीवन यापन करते थे और एक तरह से कह सकते हैं किस तरह से शिक्षा ग्रहण करते थे, किस तरह से गुरु का ध्यान रखते थे, गुरु माता का ध्यान रखते थे, क्या क्या कार्य करते थे। ये सारी चीज़ें आपको मुझे लगता है देखने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं सुनने की अपेक्षा या पढ़ने की अपेक्षा। तो एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर हम देखें तो उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में स्थान स्थान पर बौद्ध मठ स्थापित हो गए थे। ये बौद्ध मठ प्रायः नगरों के कोलाहल से दूर पर्वत की कंदराओं अथवा जंगलों के बीच सुरम्य वातावरण में स्थित होते थे। तो यहाँ पर हम देखें बौद्ध मठ भी ऐसी जगहों पर स्थापित किए जाते थे जहाँ पर शोरगुल से दूर हो। और ऐसा ही अगर हम देखें तो गुरुकुल प्रणाली या एक तरह से जो गुरु के आश्रम होते थे, उसमें भी गुरु के आश्रम भी नगरों से दूर होते थे, जिससे कि वहाँ पर प्राकृतिक वातावरण हो और शिक्षा जो है प्रकृति की एक तरह से प्रकृति के गोद में हो या प्रकृति की छाया में कह सकते हो। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, इस बौद्ध मठों में धार्मिक, विद्यालयी तथा व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर धार्मिक तो दी ही जाती थी, साथ में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत जो भी विषय आते थे और व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। छात्र तथा शिक्षक एक ही प्रांगण में रहते थे। बौद्ध मठ प्रसादों के समान विशाल, सुंदर तथा सुविधायुक्त होते थे। इन बौद्ध मठों का वातावरण वैदिक काल के आश्रमों की अपेक्षा सामाजिक था। दोस्तों, अगर हम बात करें वैदिक काल में, तो वैदिक काल में तो जो केवल गुरु के आश्रम होते थे, लेकिन यहाँ पर गुरु के आश्रम के नहीं बल्कि बौद्ध मठ में तो एक तरह से बहुत सारी चीज़ें समाहित होती थी, जो कि वो उस समय मठ एक विद्यालय का रूप होते थे। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सामाजिक तो हो ही जाएंगी। यहाँ पर हम देखें आगे, बौद्ध मठों का वातावरण वैदिक काल के आश्रमों की अपेक्षा सामाजिक था, जिससे शिक्षा में शैक्षिक स्वाभाविकता न होकर एक प्रकार की कृत्रिमता आ गई थी।
दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। वैदिक शिक्षा की बात करें तो वैदिक शिक्षा जो थी एक तरह से स्वाभाविक शिक्षा थी, जो कि प्राकृतिक रूप से शिक्षा थी, लेकिन यहाँ पर कृत्रिमता आ गई थी। मठों के प्रशासन के लिए बनाए गए नियमों का पालन सभी छात्रों तथा अध्यापकों को अनिवार्य रूप से करना होता था। यहाँ पर दोस्तों हम बात तो कर रहे हैं बौद्ध शिक्षा की, लेकिन कभी ना कभी बात आ जाती है वैदिक शिक्षा की। क्यों? क्योंकि जब हम तुलना करके पढ़ते हैं, तर्क के माध्यम से पढ़ते हैं, तो चीज़ें हमें भूलती नहीं हैं और वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। तो और ये भी हमें पता चलता है कि एक साथ हम दो चीज़ें लर्न करते हैं। हम वैदिक शिक्षा में क्या क्या चीज़ें, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, और साथ ही हम देख रहे हैं कि बौद्ध शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, दोनों, इससे हमें दोनों ही एक तरह से अच्छे ढंग से याद होगा और साथ ही हम दोनों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बौद्ध शिक्षा की। तो बौद्ध शिक्षा में एक तरह से जो स्वाभाविकता थी वो स्वाभाविकता नहीं थी, बल्कि कृत्रिमता आ गई थी। मठों के प्रशासन के लिए बनाए गए नियमों का पालन सभी छात्रों तथा अध्यापकों को अनिवार्य रूप से करना होता था। जो भी वहाँ के नियम थे उस नियम का पालन संयमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे जो छात्र थे, और गुरु भी अपने आदर्श और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा संयमित जीवन और एक तरह से कह सकते हैं अनुशासित जीवन जीता था। छात्रगण सामान्यतः बौद्ध मठ में 12 वर्ष तक रहकर अध्ययन करते थे। यहाँ पर 12 वर्ष तक का अध्ययन रहता था। बौद्ध काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र मठ और विहार थे। इससे छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की सुविधा प्राप्त थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें फिर से वैदिक शिक्षा की, तो वैदिक शिक्षा भी तो निःशुल्क थी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बौद्ध काल में भी जो शिक्षा थी छात्रों की, चाहे वो भोजन, वस्त्र और चिकित्सा, ये सारी चीज़ें सुविधा मिलती थी और ये सब निःशुल्क थी। कुछ मठों और विहारों में विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होकर पर्याप्त ख्याति अर्जित की। इसमें कुछ अग्रलिखित है। यहाँ पर हम देखें बाद में कुछ मठ और जो विहार थे जहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, तो वो बाद में विश्वविद्यालय का रूप ले लिए, यानी कि उनकी जो अपनी उपलब्धि थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो नंबर 1 इसमें हम देखते हैं नदिया विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाल में नदिया नाम स्थान में है। यहाँ पर हम देखिए यह विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाम में नदिया नाम स्थान में था। तो नदिया नामक स्थान पे ये विद्यालय था और 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र हो गया था। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो कि 11वीं शताब्दी में थे, तो इनके संरक्षण में ही ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। और दूसरा हम देखते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पूर्वी काठियावाड़ में बला नामक स्थान में था। तो यहाँ पर हम देखें काठियावाड़ आपका पड़ता है गुजरात में, और तो काठियावाड़ नामक जगह पे पूर्वी काठियावाड़ में बला नामक स्थान पर था ये वल्लभी विश्वविद्यालय। और 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों जब भी कोई उस समय चूँकि विद्यालय कम थे, तो जब भी कोई ख्याति विद्यालय हो जाता था तो लोग उस एरिया के सारे लोग उस वहाँ पे जो भी लोग अपने बालकों को शिक्षा के लिए भेजते थे तो वहाँ पर भेजते थे, जिससे उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएँ। और नेक्स्ट है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? उत्तरी मगध में। इसमें 108 भिक्षु शिक्षक और 3000 छात्र थे। यहाँ पर 108 भिक्षु, चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो शिक्षक होते थे वो भिक्षु होते थे। भिक्षु एक तरह से जो जीवन भर भिक्षु रहने के लिए संकल्प लेते थे और वो भिक्षु के रूप में अपने जीवन का यापन करते थे, साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते थे। प्रचार प्रसार और
जीवन पर्यंत शिक्षा देने का कार्य करते थे, इसलिए वो शिक्षक भी कहलाते थे। और उस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 108 भिक्षु थे शिक्षक के रूप में और 3000 छात्र थे। नेक्स्ट हम देखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी से लगभग 20 मील पश्चिम में था। यह अनेक शताब्दियों तक पहले वैदिक शिक्षा का और उसके बाद बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, इसके पहले ये वैदिक शिक्षा का केंद्र था, बाद में ये बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। यह 600 ईसा पूर्व में अपनी प्रसिद्ध केंद्र था। तो यहाँ पर हम देखें 600 ईसा पूर्व में अपनी प्रसिद्ध पराकाष्ठा पर थी। इतने पहले ये अपनी प्रसिद्धि को पराकाष्ठा, यानी कि ये अपनी जो इसकी ख्याति थी वो बहुत दूरों तक फैल चुकी थी। इसकी जो प्रसिद्धि थी, पाणिनि, चाणक्य, बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक, चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र इसी विश्वविद्यालय की उपज थे। तो दोस्तों देखिए, इतने महान एक तरह से चिकित्सक और शासक कह सकते हैं, ये सब यहाँ पर हम देखेंगे ये सारे ही इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। तो इसमें पाणिनि, जिनकी प्रसिद्ध रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी, और चाणक्य जो कि आप जानते हैं चंद्रगुप्त के मंत्री और गुरु भी थे। बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक, महात्मा बुद्ध, और चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र जो दोनों ही महान शासक हुए, ये सब इसी विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे। नेक्स्ट हम देखें नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पटना से लगभग कुछ मील की दूर दक्षिण में था। यह लगभग 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा था। इसमें 8 बड़े सभा भवन और 3000 अध्ययन कक्ष थे। इस विश्वविद्यालय में कई मंजिल का था। इसमें 10 से भी अधिक सरोवर थे और इसमें लगभग 1500 शिक्षक, 10,000 छात्र थे। इसमें चीन, जावा, सुमात्रा आदि देशों के छात्र अध्ययन करने आते थे। इस प्रकार इसने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया था। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो काफ़ी प्रतिष्ठित विद्यालय था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा विशाल विश्वविद्यालय था कह सकते हैं हम, जिसमें आपके यहाँ पे हम 3000 अध्ययन कक्ष हैं और साथ ही इसमें विशाल पुस्तकालय जो कि कई मंजिलों के थे और 1500 शिक्षक इसमें थे, 10,000 छात्र भी थे और अलग अलग देशों के जो छात्र थे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि इसे विश्व विख्यात करने के लिए इसकी एक उपलब्धि थी। यहाँ पर हम देखें एक चीज़ और, इसमें चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में लिखा था इस विद्यालय के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।